मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के नेतागण, श्री काजी निजामुद्दीन जी, श्री मुदित अग्रवाल जी, श्री जेपी अग्रवाल जी, विदित चौधरी जी, श्री हरून यूसुफ जी और कांग्रेस के अन्य नेता कार्यकर्तागण, आप सबका इधर बहुत बहुत स्वागत इस मीटिंग में। और मेरी बहनें, मेरे भाई, सबसे पहले तो आपका ही सबसे बड़ा स्वागत। आप काफ़ी समय से यहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे, घर भी जाना है। कम से कम आज गर्मी नहीं है तो आप इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ खास बातें आपसे करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ आते वक्त सोच रही थी कि क्या कहूँ। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन इस इलाके को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि जब मेरी पहले शादी हुई थी शुरू में, तो मेरे पति एक्सपोर्ट करते थे, तो उनका ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट का काम था उसका सामान यहाँ मिलता था। तो मैं उनके साथ तुर्कमान गेट की गलियों में घूमी हूँ, अपनी सिक्योरिटी को छोड़ देती थी, तुर्कमान गेट में जाती थी कांच का पोत खरीदने के लिए, वहाँ की गलियों को जानती हूँ। वहाँ से रिक्शा लेके मैं किनारी बाज़ार जाती थी। किनारी बाज़ार में झालर मिलते थे अलग तरह के, तो वो खरीदने जाती थी, और फिर वहाँ से सदर बाज़ार जाती थी पैकिंग का सामान खरीदने के लिए। तो काफ़ी घूमी हूँ मैं इस पूरे इलाके में। यहाँ की जामा मस्जिद की चिकन फ्राई भी खाई है, बिरयानी भी खाई है, पराठे वाली गली में पराठे भी खाए हैं। और मुझे याद है उस समय बच्चे छोटे छोटे थे, तो यहाँ सीताराम बाजार में जो रामलीला लगती है, वहाँ पे मैं उनको रामलीला के लिए भी ले जाती थी। और ख़ास वहाँ क्यों ले जाती थी? क्योंकि मेरी जो दादी जी इंदिरा जी थी, वो हमको ले जाती थी जब हम छोटे थे। और मुझे एक बात याद है उस समय की, कि उस रामलीला में सब धर्म के लोग आते थे। सिर्फ आते नहीं थे, उसमें भाग भी लेते थे। मुझे याद है कि कभी कभी जो रोल करते थे रामलीला में, एक्टिंग करते थे, वो भी हर मजहब के लोग होते थे। तो एक मिली जुली एक अलग संस्कृति हमेशा रही है, यहाँ सदियों से रही है। सब प्यार से रहे हैं। और ख़ास तौर से मैंने ये बात देखी जब मैं यहाँ काम के लिए आती थी कि कितनी मेहनत करते हैं लोग। यहाँ की गलियों में जो छोटी छोटी दुकानें थी, जो अपना जुगाड़ करके अपनी मेहनत कर करके आगे बढ़ रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपना जीवन बनाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग दिल्ली के ही थे, ख़ास तौर से यहाँ पुरानी दिल्ली में, लेकिन कई लोग बाहर से भी पलायन करके आते थे। यूपी से खास तौर से लोग आते थे यहाँ, और यहाँ पर बस जाते थे। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अपनी दुकान खोल रहा है, कोई छोटे मोटे मैकेनिक का काम कर रहा है, अपना कोई और हुनर दिखा रहा है। तो इस तरह से बनी ये दिल्ली। और यहाँ हमेशा सदियों से हुनर वाले लोग आए, वो लोग आए जो अपना जीवन बनाना चाहते थे, जो सोचते थे कि हाँ, बड़े शहर में आकर हमारा भविष्य मजबूत होगा। आज भी देश का केंद्र है, देश की राजधानी है, दुनिया की सबसे बड़ी शहरों में से एक है। यहाँ जितने लोग रहते हैं, यूरोप के कुछ देश हैं उनमें इतने लोग नहीं रहते जितने दिल्ली में रहते हैं। तो इसे एक मिसाल बनना चाहिए था। हमारी दिल्ली, हमें गर्व होना चाहिए था इस पर। यहाँ की सड़कें पूरी दुनिया में मशहूर होनी चाहिए थी। यहाँ की पाठशालाएं, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे देश को देखना चाहिए था कि भाई ये हमारी राजधानी है, इसको देखो, सबसे अच्छी राजधानी है। लेकिन जैसे समय चलता गया और अलग अलग तरह की राजनीति उभरती गई, वैसे हमने देखा कि विकास के काम, जो गरीब हैं, जो मुसीबत में हैं, जो मुश्किल में हैं, जो लोग गांव-गांव से, अलग प्रदेशों से, या यहीं दिल्ली के लोग
अपना हुनर बनाने के लिए, उससे कुछ कमाने के लिए, अपने जीवन को मजबूत करने के लिए आते हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। आज परिस्थितियां ये हैं कि यहाँ पे दिल्ली में खास तरह की दो राजनीति चली। पहले 10 साल से तो आपकी है, आम आदमी पार्टी की। उससे पहले शीला दीक्षित जी थी, भाजपा थी। अब शीला जी की राजनीति अगर आप देखें तो बहुत स्पष्ट है कि शीला जी ने काम क्या किया, बहुत स्पष्ट है। हर एक दिल्ली वाले को मालूम होगा। सड़कें बनाई, फ्लाईओवर बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाए। ये जितने मॉल खड़े हैं उनके समय से बने। उन्होंने नींव डाली, सुअर की सफाई का काम किया, पेयजल दिलवाया, बड़े बड़े ऐसे काम किए जिससे आपके जीवन में सुविधा आई। विकास पर उनकी नजर केंद्रित रहती थी, दिन रात काम करती थी। फिर क्या हुआ? आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल जी आए, उन पर खूब सारे भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा दिए। एक इल्जाम साबित नहीं हुआ, एक भी नहीं सच साबित नहीं हुआ। 10 साल गुजर गए हैं। आज दिल्ली वाले सब देखते हैं कि हाँ, शीला जी ने अच्छा काम किया था। एक वही थी जिन्होंने दिल्ली की तरक्की की, और इनकी सारी बातें खोखली निकली। जो राजनीति एक दूसरे से लड़ाती है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करती है। भाजपा की यही राजनीति, यही विचारधारा हमेशा से रही है। हर धर्म को एक दूसरे से लड़ाना। क्यों? आपने कभी सोचा है इससे किसका फायदा होता है? आपका तो फायदा हो नहीं रहा है। जो गरीब है उसका फायदा तो कभी हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उसका फायदा कभी हो नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं का फायदा होता है। जो नेता भाई भाई से लड़ाता है सिर्फ स्वार्थ साधने के लिए काम करता है। जो नेता झूठे आरोपों के आधार पर, झूठ के आधार पर आगे बढ़ता है, वो सिर्फ अपना ही स्वार्थ साध रहा है। आपने दोनों को देखा है। मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं, क्या कहते हैं? 80% उनका भाषण जो होता है दूसरों की आलोचना में खत्म हो जाता है। और वो आलोचना क्या होती है कि जवाहरलाल नेहरू ने सन 1950 में ऐसा काम किया, इसलिए आज देश खाई में है। ऐसी बात करते हैं ना। हर चीज का दोष जवाहरलाल नेहरू जी को देते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल जी क्या भाषण देते हैं कि मोदी जी की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मोदी जी को जवाहरलाल नेहरू जी मिल गए, केजरीवाल जी को मोदी जी मिल गए, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सच बताऊं, मैंने बड़े नेता देखे हैं, बचपन से देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, राजीव जी को देखा, शीला जी को देखा, सोनिया जी को देखा, नरसिम्हा राव जी को देखा, चलिए वाजपेयी जी को भी देखा। लेकिन ऐसे नेता नहीं देखे मैंने। इतने कायर नेता कि एक चीज की जिम्मेदारी लेना नहीं जानते। आप सोचो, एक परिवार में अगर परिवार का मुखिया कभी जिम्मेदारी ही नहीं लेता तो बाकी परिवार के सदस्य क्या सोचते हैं? उसका आदर कर पाते हैं? नहीं कर पाते। सब सोचते हैं कि भाई देखो हमारा मुखिया कैसा है, एक चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, पूरे दिन बैठ के रोता रहता है कि इसने किया उसने किया। और यही हालत बन गई है आज देश की राजनीति की। आज देश की राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं रहा, भाजपा में, आम आदमी पार्टी में, जो अपनी जिम्मेदारी ले कि हाँ भाई हमारी जिम्मेदारी थी कि हम दिल्ली को विकसित बनाएं, कि हम यहाँ की सड़कें ठीक करें, कि हम पानी पहुंचाएं घरों में, कि हम सुअर की सफाई कराएं, कि हम ये जो यमुना नदी है इसकी सफाई करें। आज कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। कोई अपना पल्ला इस तरफ झाड़ेगा, कोई उस तरफ झाड़ेगा। ये नेता नहीं होते बहनों और भाइयों। नेता वो होता है जो आपके लिए खड़ा होता है। नेता वो होता है कि जब आप पर संकट आता है वो
आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष करता है आपके लिए, जो आपकी समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करता है। तो जो राजनीति आज चल रही है वो सिर्फ इन लोगों का जो राजनीतिक स्वार्थ है उसको साधने के लिए चल रही है। कोई आपके बारे में सोच नहीं रहा है आपके संघर्ष क्या है। आज संसद में बजट की चर्चा हुई, ठीक है, इन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स का स्लैब है इसको 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक मुफ्त है, टैक्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई इनसे पूछ रहा है कि कितने लोग इस देश में, कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं? कितने लोग इतना कमा भी रहे हैं कि वो टैक्स भरेंगे, कि वो 12 लाख रुपए कमा पाएंगे एक साल में? मैं बताती हूं, 7 करोड़ लोग, लेकिन 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है। 135 करोड़ जनता इतना कमा ही नहीं पा रही है। आज आप सुबह उठते हैं, आपकी हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है, हर चीज पे, दांत मंजन पे है, दवाइयों पे है, स्कूल की वर्दियों पे है, मोजे जूतों पे है, किताबों पे है, हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है। खास तौर से जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो अपना छोटा बिजनेस चलाते हैं, वो समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रही हूं, कि जीएसटी को लेकर किस तरह से छोटे बिजनेस भी खत्म होने के कगार पे हैं, क्योंकि हर चीज पे टैक्स है, हर चीज महंगी हो गई है। मैंने आपसे बात की, जब मेरी शादी हुई थी, मुझे याद है कि 100 ग्राम का जो मक्खन है 12 रुपए का मिलता था, एक थैली दूध 7 रुपए की मिलती थी। आज बताइए, आज तो 75 रुपए से ज्यादा हो गया है। इतना सा मक्खन, आप मक्खन खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी लेंगे आज आप उस पर टैक्स भर रहे हैं। और कमा क्या रहे हैं? हर जगह बेरोजगारी है, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी पद आपको मालूम है 25,000 खाली हैं दिल्ली में, केंद्र की सरकार के भी पद खाली हैं। अब बेरोजगार बच्चे हैं। देखो, आजकल वो जमाना नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, कि अगर आप छोटा कारोबार कर रहे हैं कहेंगे कि चलो 12 साल का हो गया इसको इसी में लगा देते हैं, वो जमाना नहीं है। आज आप खुद पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है आपसे ज्यादा तरक्की करे, कि जो संघर्ष आपने देखे हैं वो बच्चा ना देखे। हम सब वैसे ही हैं। मुझसे अगर आप पूछेंगे क्या नहीं चाहती मैं अपने बच्चों के लिए, तो मैं सोचती हूँ मेरा सबसे बड़ा संघर्ष यही था कि हमने जीवन में बहुत हिंसा देखी। पिताजी की मौत हो गई आकस्मिक, उनको मार डाला गया, दादी जी को भी मार डाला गया हमारे अपने घर में। तो मैं अपने बच्चों के लिए ये जरूर चाहूंगी कि ऐसी चीजें कभी ना देखें अपने जीवन में, खुश रहें, है ना। इसी तरह से आपके जो बच्चे हैं, आप चाहेंगे कि जो आपके संघर्ष हैं वो संघर्ष दोबारा दोहराए ना जाए उनके जीवन में। इसलिए आप चाहेंगे कि आपके बच्चे पढ़े लिखे हों, कि कहीं पे जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए, अपना भविष्य बनाएं, बड़े होकर आपको भी मदद करें, आपकी देखभाल करें। यही हम सब चाहते हैं, चाहे किसी भी कोई भी परिस्थितियों में हो हम। आजकल आपके बच्चों की जो उम्मीदें हैं, आशाएं, वो भी अलग हैं। एक जमाना था, हम छोटे थे, 2 चॉकलेट मिला करते थे दुकानों में, एक 5 स्टार एक एक्लेयर। आज क्या क्या नहीं मिल रहा है। खिलौने की दुकान एक होती थी, उसमें 1-2 गुड़ियां मिल जाती थी। आज कैसी कैसी चीजें मिल रही हैं। आज छोटे छोटे बच्चे फोन मांग रहे हैं आपसे, कह रहे कि हमें अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, भाई वो वाले जूते चाहिए हमें जो उस दुकान में है, महंगे वाले। तो आपके बच्चों की भी आकांक्षाएं जो है, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी बदली हैं और बदलनी चाहिए। इसी को तरक्की कहते हैं, कि हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं बढ़ती चली जाएं और हम किसी न किसी तरह से इनको पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन अकेले नहीं कर सकते ना, अकेले नहीं कर सकते। सरकार की मदद की जरूरत है, सहायता समर्थन की जरूरत है। रोजगार बनाता कौन है? रोजगार 2-3 जगह से आते थे पहले। एक तो खेती से आते थे, अब आप शहर में रहते हैं तो खेती से शहर में तो आएंगे नहीं।
छोटी दुकानें, छोटे बिजनेस रोजगार दिलवाते थे। जिस तरह से मैंने अपने पति के बारे में बात की कि एक्सपोर्ट करते थे, हम लोग यहाँ आकर कांच के मोती खरीदते थे, झालर खरीदते थे, तो जो छोटा बिजनेस वो करते थे उससे यहाँ पे भी दुकानदारों की थोड़ी सी कमाई हो जाती, वो दूसरों को फिर लगाते थे और रोजगार देते थे कि भाई तुम मोती बना के लाओ, हम बेचेंगे। इसी तरह से ये सिलसिला चलता था। तो जो छोटा दुकानदार है, छोटा बिजनेस है, वो हमेशा रोजगार देने वाला होता है, हुनर को पहचानने वाला होता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े पीएसयू थे, नेहरू जी को बड़ी गालियां देते हैं, लेकिन ये पीएसयू जिनको हम कहते हैं, जो सरकार की कंपनियां थी, जिसमें सरकारी नौकरी मिलती थी, जिसमें पेंशन अच्छा मिलता था, वो सब लगभग सब कांग्रेस के जमाने में जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी ने बनवाए। और उससे नौकरी की गारंटी मिलती थी, रोजगार की गारंटी मिलती थी। कि आपको याद होगा जो बुजुर्ग हैं यहाँ, कि एक जमाने में सब सरकारी नौकरी चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था एक बार ये हो जाएगा तो स्थायी नौकरी मिलेगी, जीवन भर के लिए हम सेट हो जाएंगे। आज सरकारी पीएसयू जो है, सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को पकड़ा दिए इन्होंने। लैटरल एंट्री से सबको ठेके पे लगा रहे हैं उसमें। वहां की नौकरियां, रोजगार भी स्थायी नहीं रही, पेंशन भी नहीं रहा जो पहले होता था। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये बेचारे पुलिस वाले भी जो खड़े हैं, इनको पुराना पेंशन नहीं मिल रहा है आजकल। तो सब तरफ से आपको संकटों ने घेर रखा है। और जो काम सरकार को करना चाहिए, रोजगार दिलवाना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, आपके लिए सुविधाएं तैयार करना, वो सरकार कर नहीं रही है। क्योंकि जो राजनीति उभरी है वो आपका ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। आज अगर आप मोदी जी के भाषण, केजरीवाल जी के भाषण देखेंगे तो यही सब बातें हैं। एक कहेगा किसी ने शीश महल बनाया है, दूसरा कहेगा उसने राजमहल बनाया है। लूटा तो दोनों ने है ना। और क्या आपकी इश्यूज ये हैं, शीश महल, राजमहल, कि आपका इशू ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, महंगाई से कैसे बचेंगे हम? आज पूरी बजट की चर्चा में संसद में महंगाई की एक बात नहीं की इन्होंने, एक बात नहीं की, एक बात नहीं की कि किस तरह से इस महंगाई को कम करेंगे। पहचान भी नहीं रहे हैं कि आपका संघर्ष क्या है। आज के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो पहचान ही नहीं रहे हैं कि देश की जनता पर क्या गुजर रही है। आप संघर्ष कर रहे हो, रोज रोज सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, रात तक रुकते नहीं हो। मेरी बहनें, आप भी काम पे जाती हो, जॉब करती हो, कुछ भी करती हो, घर आके आप घर संभालती हो, किचन में जाती हो, रसोई में जाती हो, खाना पकाती हो, बच्चों को संभालती हो। आपका काम तो सबसे अंत में रुकना है, जब सब सो जाते हैं तब आप सोती हो। कोई पहचान रहा है आपके संघर्ष को? चुनाव के समय कह देते हैं कि इतना देंगे, उतना देंगे, फिर उसके बाद क्या होता है? कहना आसान है बहनों और भाइयों, करके दिखाना अलग बात होती है। कांग्रेस की जितनी भी सरकारें हैं, आप देखिए, हर प्रदेश में, कर्नाटक की सरकार में दे रहे हैं हर महीने महिलाओं को पैसे, हर महीने महिलाओं के जेब में। हिमाचल में 1500 रुपए, कर्नाटक में 2000 रुपए, झारखंड में 2500 रुपए हर महीने जा रहे हैं, क्योंकि आपके संघर्ष को पहचान रहे हैं। आज ये लोग सब कह रहे हैं 500 रुपए में गैस सिलेंडर, तो दिया क्यों नहीं? आपकी सरकार थी, 10 सालों से आपकी सरकार चल रही है, केंद्र में मोदी जी, दिल्ली में केजरीवाल जी। तो अगर आप 500 रुपए का सिलेंडर दे सकते थे तो आज क्यों जागे हैं? पहले दे देते। अगर आपको देने थे महिलाओं को हर महीने कुछ पैसे, तो आज क्यों जागे हैं? पहले से देते। मैं बताती हूं किस लिए जागे हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है। देखिए चुनाव के बाद क्या होता है, देखिए, पूछिए इनसे। मैंने राजस्थान की कांग्रेस की सरकार में देखा, 25 लाख तक का इलाज मुफ्त में दे रहे थे। वो आदमी रो रहा था मुझे बताते वक्त कि मेरा हार्ट का जो सर्जरी, पूरी सर्जरी मुफ्त में हुई है, मुझे सिर्फ फॉर्म भरने के पैसे डालने पड़े। वो रो रहा था, मेरे आंखों में आंसू आए।
क्योंकि मुझे लगा देखो कितना कर सकती है सरकार अगर नीयत ठीक होती है उसकी। तो अगर नीयत ठीक होती है तो नेता समझता है कि देश की संपत्ति देश की जनता के हाथों में होनी चाहिए, उसको लूटने की कोशिश नहीं करता, उसको अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को देने की कोशिश नहीं करता। आज सारे बंदरगाह, सारे एयरपोर्ट, तमाम जमीनें, कोयले के खदान, देश की जो बिजली पावर की सारी जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सब अडानी और अंबानी जी के, सब मुफ्त में दे दिए गए इनको। कुछ इनको बेचा गया, कुछ मुफ्त में दिया गया। ये आपकी संपत्ति थी, ये देश की संपत्ति है। आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये लोग किस तरह से अपनी शादियां मना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे महलों में रह रहे हैं, ये आपकी संपत्ति है जो मोदी जी ने इनको पकड़ा दी है मुफ्त में। यही थे वो पीएसयू जिनसे आपको रोजगार मिलता था, जो आज इन सब के हैं। कुछ दिनों पहले मैं वायनाड गई, जहां से मैं सांसद हूं। वहां एक ड्राइवर मिला मुझे हवाई अड्डे में। मैंने कहा कहां के हो? कहता है मैं कहीं और का हूं, मैसूर का हूं। मैंने कहा यहां कैसे? कहा कि जी वो अडानी साहब को दे दिया गया पूरा हवाई अड्डा, तो हम 200-300 लोग काम कर रहे थे, हमको सबको निकाल दिया गया। तो मैंने कहा कितना टाइम दिया था? बोला कुछ यही 10-15 दिनों में सबको कह दिया कि जाओ अलग अलग जगह चले जाओ। तो मैं यहां आ गया हूं। तो इस तरह से तमाम रोजगार घट रहे हैं, इनके राज में बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। और ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा अगर यहां रोजगार नहीं बनेंगे। आप अगर देखिए तो चीन में देखिए, चीन में प्रोडक्शन का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। वही हुनर हमारे पास है, हमारे पास हुनर है, हमारे पास जनता है, हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन कोई रोजगार ही नहीं दे रहा, कोई मौका ही नहीं दे रहा। हम चीन का मुकाबला कैसे करेंगे? हम कर सकते हैं, हम में क्षमता है, हमारी जनता में क्षमता है, लेकिन जो सरकार है उसकी पॉलिसी ठीक होनी चाहिए, विजन होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं देश के लिए, एक सोच होनी चाहिए। आज ये सब गाली गलौज करते हैं पंडित नेहरू जी का, लेकिन विजन था। उनकी विजन की वजह से ये हिंदुस्तान यहां पहुंचा है, उनकी विजन की वजह से, हमारे लोकतंत्र की वजह से आज हमारी हालत बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे नहीं हुई। आज हमारा देश अभी भी मजबूत है क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे जो नेता थे उनका एक विजन था कि किस तरह से हम इस देश को मजबूत बनाएंगे। तो देखिए, आप देश की जनता हैं, आप सब समझते हैं, आप लोगों को पहचानते भी बहुत अच्छी तरह, मैं जानती हूं। जो नेता सचमुच आपके लिए काम करता है, आप पहचान है। हो सकता है कभी कभी भटक जाते हैं, कभी कभी किसी नेता की बातों में पड़ जाते हैं, लेकिन अंत में पता चल जाता है कि कौन आपके लिए काम करता है, कौन नहीं काम करता है। तो आपको अगर नेता को पहचानना है, राजनीतिक दल को पहचानना है, तो सबसे पहले तो बातों में नहीं, उसके काम को देखो। देखो कि कहीं भाई जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या किया, काम किया कि नहीं किया इन्होंने। और आज आम आदमी पार्टी की सरकार है तो इन्होंने क्या काम किया। टीवी पे इश्तिहारों पे मत जाओ, अपने जीवन की जो सच्चाई है उस पे उतरो। क्योंकि आजकल टीवी पे तो कोई भी कुछ भी दिखा देगा, मीडिया तो सब इन्हीं के हाथों में। मैंने कहीं पे पढ़ा कि केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी 450 करोड़ रुपए शायद अपने ही प्रचार में लगाए हुए हैं। और केजरीवाल जी को तो ठीक है 450 करोड़ होंगे, मोदी जी के तो हजारों करोड़ प्रचार में है।
जहां देखिए चेहरा चमकाने में लगे होते हैं। तो जो आप टीवी पे देख रहे हैं, बड़े बड़े इश्तिहारों पे देख रहे हैं, उस पर मत जाओ, जाओ अपने जीवन पे। आपका जीवन सुधरा है कि नहीं सुधरा है? जिस पाठशाला में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं आज, क्या उस पाठशाला में कुछ अच्छा बनाया गया है, कुछ नया है? जिस सड़क पे आप चल रहे हैं, क्या उस सड़क की सुधार हुई है? आपकी कमाई में कुछ बढ़ोतरी हुई है? आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? आज आप अपने बच्चों को कुछ ऐसा नया सपना दिखा सकते हैं? यही सवाल पूछिए। चुनाव के समय ये सब अपना स्वार्थ साध रहे हैं। मैं कहती हूं आप अपना स्वार्थ साधो। समझो कि लोकतंत्र ने जो आपको दिया है, जो वोट है, वो एक बहुत ही कीमती औजार है। उससे आप देश बना सकते हो, देश को मजबूत बना सकते हो, अपना भविष्य बना सकते हो, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हो। इसको हल्के में मत लो, किसी की बातों में मत पढ़ो। मैं तो कहती हूं मेरी बातों में भी मत पढ़ो, जाके देखो, पता करो, फोन उठाओ। कोई बेंगलोर में रिश्तेदार है, कोई ऐसे प्रदेश में रिश्तेदार है जहां कांग्रेस की सरकार है, पूछो। कोई हिमाचल में है, कोई तेलंगाना में है, पूछो कि भाई ये सच है कि ये सारे काम कर रही है कांग्रेस पार्टी? पूछो, पता चलेगा कि वहां कौन कौन सी स्कीमें लागू हो रही हैं। आपको मालूम है कि हमारे एक प्रदेश में हर जने की जो स्कीमें हैं, अगर उन स्कीमों का फायदा जोड़ा जाए तो हर जने के जेब में 55,000 रुपए जा रहे हैं हर साल, स्कीमों के जरिए। राजस्थान में पहली बार गिग वर्कर की जो बिल है वो बनाई गई। गिग वर्कर क्या है? जो ओला में, जोमेटो में डिलीवरी वाले जो काम करते हैं, इनके की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। आज मैं सुन रही थी संसद में कि कुछ कहा इन्होंने कि कुछ करने जा रहे हैं। खुशी की बात है, करें, लेकिन 10 सालों से सत्ता में रहे हैं, अभी तक तो इन्होंने सोचा नहीं आपके बारे में। आप सुबह से शाम तक डिलीवरी का काम करते हैं, लेकिन आपकी नौकरियां सुरक्षित नहीं है। तो सबसे पहले कांग्रेस ने गिग वर्कर का बिल निकाला था और तेलंगाना में 10 लाख का बीमा मिलता है, कर्नाटक में 4 लाख का बीमा मिलता है। यही डिलीवरी ओला, उबर, जोमेटो वाले लोगों को जो सब काम करते हैं। इसमें गैस का सिलेंडर तेलंगाना में 500 रुपए का आज के दिन मिल रहा है, कहने वाली बात नहीं है। हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू है, आज के दिन लागू है। गरीबों को घर बनाने के लिए मदद करने के लिए कर्नाटक की सरकार 3.5 लाख रुपए दे रही है, हिमाचल की सरकार 7 लाख रुपए दे रही है, तेलंगाना में 5 लाख रुपए दिलवाए जा रहे हैं। तो ये सब काम हो रहे हैं कांग्रेस की सरकारों में। मैंने मुफ्त इलाज की बात की। तेलंगाना की हमारी कांग्रेस की सरकार 10 लाख तक मुफ्त इलाज करा रही है। हिमाचल में कैंसर मिलता है। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जो सरकारें हैं, उन्होंने बुजुर्गों के लिए एक स्कीम निकाली है कि घर बैठे उनका इलाज होता है।